शख्स को तो आप जानते होंगे। अरे भाई, ये वही शख्स है जिनकी कोचिंग सेंटर दृष्टि आईएएस से हर साल कई स्टूडेंट यूपीएससी के एग्जाम क्लियर करते हैं। तो विकास जी, जिनके घर में पैसों की तंगी की वजह से यूपीएससी करने की सोची, फर्स्ट अटेम्प्ट तो सिलेक्शन हो गया था बट मन चाही जॉब नहीं मिली। इसके बाद से उन्होंने 3 और अटेम्प्ट्स दिए, लेकिन हर बार निराशा का ही सामना करना पड़ा। बट वो कहते हैं ना, जिनके इरादे मजबूत होते हैं वो जो ठान ले वो करके ही दिखाते हैं, और उनकी कोचिंग सेंटर दृष्टि उन्हीं मजबूत इरादों का फल है जो कई बच्चों के पेरेंट्स की उम्मीद बन गया है। विकास दिव्यकृति के लिए सेल्समैन से $6 मिलियन की कंपनी तक का सफर कैसा रहा? कौन सी ऐसी मुश्किलें थी जिसको अपनी जिंदगी में उन्होंने देखा, और क्या वो पॉलिटिक्स से दूर हो गए? ये सब पर आज हम बात करेंगे। तो विकास जी की जर्नी स्टार्ट करते हैं। 26 दिसंबर 1973 में हरियाणा के भिवानी में एक नॉर्मल से मिडिल क्लास फैमिली में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में हिंदी के लिटरेचर प्रोफेसर थे और उनकी मां भी एक स्कूल में पढ़ाती थी। विकास जी ने अपनी मिडिल और हायर एजुकेशन हरियाणा के सरस्वती शिशु मंदिर से की थी। बचपन से ही विकास जी को हिंदी और मैथ में बहुत ज्यादा ही अटैचमेंट था। वो अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त इन्हीं सब्जेक्ट को देते थे। इसी वजह से इंग्लिश में वो थोड़े से पीछे रह गए। हालांकि विकास जी ने ट्यूशन लेकर अपने बोर्ड के एग्जाम को क्वालिफाइड कर लिया था, बट आज तक भी उनका हिंदी के प्रति जो प्यार था वो कम नहीं हुआ था। आज भी अगर आप इनकी वीडियोस देखोगे तो आपको ये बात पता चलेगी। आगे चलकर विकास जी ने हिस्ट्री से बीए करने का प्लान किया, बट कुछ ऐसे रीजन के चलते उनकी आर्थिक स्थिति काफी बिगड़ गई थी। एंड देन उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो ले लिया था, बट अपना खर्चा निकालने के लिए वो सेल्समैन की जॉब भी करने लगे थे। अब आपको बता दो कि विकास जी को पॉलिटिक्स में भी काफी इंटरेस्ट था। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन्होंने स्टडी के साथ साथ राजनीतिक में भी वो एक्टिव हो गए थे, और वहाँ पर जो भी सोशल काम होते थे उनमें अपना टाइम देने लगे थे। कुछ टाइम के बाद में वो कुछ लोगों से इम्प्रेस होकर आईएएस ऑफिसर का सपना संजोने लगे थे, और फिर क्या था, एमए के साथ साथ यूपीएससी की भी तैयारी में वो जुट गए थे। इसी दौरान विकास जी मिलते हैं तरुणा जी से, जो उन्हीं की क्लास में आती थी। दोनों एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे को पसंद भी करते। अब यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि विकास जी के बड़े भाई भी अनमैरिड थे। सो उन्होंने अपना रिलेशनशिप के बारे में एंड फैमिली को तरुणा जी से मिलवाने के बारे में थोड़ा सा संकोच हो रहा था। फिर भी कुछ टाइम के बाद में उन्होंने अपनी हिम्मत दिखाते हुए अपने पापा से तरुणा जी के बारे में बात की एंड रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ बता दिया। पापा का रिएक्शन उनके लिए काफी शॉकिंग था, बिकॉज उनके पापा उनकी बात सुनकर काफी खुश हो गए थे एंड तरुणा जी को घर पे लाने के लिए कहा था। देन जब विकास जी ने तरुणा जी को फैमिली से मिलवाया तो सभी काफी खुश थे। उनको भी तरुणा जी काफी पसंद आ गई थी। आगे चलकर विकास जी ने मास्टर की डिग्री लेने के बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम करने लगे थे एंड 1996 में हिस्ट्री को ऑप्शनल सब्जेक्ट बनाकर यूपीएससी के लिए फॉर्म भी फिल कर दिया था। बट बाद में जब उन्होंने सोशियोलॉजी पढ़ी, देन उनको ये रियलाइज हुआ कि इस सब्जेक्ट में वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। देन उन्होंने फिर से फॉर्म फिल किया एंड उसमें उन्होंने सोशियोलॉजी को सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हुए फिल कर दिया था। देन उन्होंने बहुत अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की, बट जैसे ही एग्ज़ाम की डेट पास आ रही थी उनका नर्वसनेस इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उन्होंने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट नहीं करने का फैसला ले लिया था। तरुणा जी ने उनको काफ़ी समझाया, बहुत ट्राई किया, बट जब तरुणा जी को लगा कि वो नहीं मानेंगे, देन तरुणा जी ने विकास जी के पेरेंट्स को कांटेक्ट किया एंड सारी सिचुएशन को उनके पेरेंट्स को भी बताया। उनके पापा ने उनको बस इतना ही कहा कि आप एग्जाम में बैठो, अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं। जब विकास दिव्यकृति ने अपने पापा की ये बात सुनी तो उनका जो कॉन्फिडेंस था वो काफ़ी बूस्ट हो गया। देन आ गया एग्जाम का टाइम। विकास जी ने एग्जाम अटेम्प्ट किया एंड देन उनका प्रीलिम्स भी क्लियर हो गया एंड कुछ टाइम बाद में उन्होंने मेंस दिया और उनका मेंस भी क्लियर हो जाता है। अब बस इसके बाद बाकी रह जाता है इंटरव्यू देना, जिसके लिए अब उनके पास काफ़ी कॉन्फिडेंस था। 26 मई 1997 में उन्होंने तरुणा जी से शादी भी कर ली। शादी के कुछ टाइम बाद में विकास दिव्यकृति का इंटरव्यू हुआ और उसमें भी उनको सफलता मिल गई थी। 4 जून 1998 में जब फाइनल रिजल्ट अनाउंस हुआ तब विकास दिव्यकृति का रैंक 384 था। अब वैसे तो विकास दिव्यकृति को उम्मीद थी कि उनका 20 रैंक तो आना ही चाहिए था। उस टाइम पे आईएएस का 56 और आईपीएस का 36 सीट्स ही अवेलेबल थी और उन्हें सीआईएसएफ यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में पोस्ट ऑफर की गई थी, बट उस पोस्ट के लिए भी वो मेडिकली फिट नहीं थे, तो ये वैकेंसी भी विकास दिव्यकृति के हाथ से चली गई। इसके बाद उन्हें मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर के डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज में सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट ऑफर हुई। अब एक्चुअली विकास दिव्यकृति का अपनी जॉब में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, इसलिए 8 से 10 महीने के बीच में ही उन्होंने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपने अकॉर्डिंग जॉब के लिए यूपीएससी के बहुत सारे अटेम्प्ट्स दिए, बट कभी वो मेंस क्लियर नहीं कर पा रहे थे तो कभी वो इंटरव्यू में रह जा रहे थे।
दिव्यकृति जब तैयारी कर रहे थे तभी स्टूडेंट उनके पास आया करते थे पढ़ने के लिए। वो स्टूडेंट उनके पढ़ाने के तरीके से इतने ज़्यादा इम्प्रेस थे कि स्टूडेंट की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा बढ़ने लग गई थी कि एक रूम में उनका रहना मुश्किल हो गया था। और स्टूडेंट की क्वांटिटी को बढ़ता देख और स्टूडेंट का विकास दिव्यकृति पर इतना भरोसा देख के विकास दिव्यकृति ने 1 नवंबर 1999 में दृष्टि द विजन को स्टैब्लिश कर लिया था। इस इंस्टीट्यूट को रन करने के साथ साथ ही उन्होंने अपनी मास्टर ऑफ फिलोसफी हिंदी के सब्जेक्ट से पीएचडी और एलएलबी जैसी डिग्री भी हासिल कर ली थी। उनके पढ़ाने का सिलसिला ऐसे ही कुछ टाइम तक चलता रहा था। देन उनका फोकस आईएएस प्रिपरेशन से हटकर अपना मेन फोकस दृष्टि आईएएस पर देना स्टार्ट कर दिया था। स्टार्टिंग में ये इंस्टीट्यूट दिल्ली के मुखर्जी नगर में खोला गया था। धीरे धीरे टाइम के साथ उन्होंने जयपुर, प्रयागराज, इंदौर जैसे स्टेट में भी अपना ब्रांच ओपन कर लिया था। विकास दिव्यकृति का इंस्टीट्यूट काफी अच्छे से चल रहा था, बट आपको बताया था कि विकास दिव्यकृति का पॉलिटिक्स से काफी लगाव था, तो कुछ लोगों के सजेशन से उन्होंने पॉलिटिक्स में जाने का फैसला भी ले लिया। स्टार्टिंग में उन्होंने अपनी सोसाइटी की इलेक्शंस में ही पार्टिसिपेट किया एंड उनके वेल बिहेवियर की वजह से वो जीत भी गए थे। फिर उन्होंने अपने अकॉर्डिंग बहुत सारे अच्छे काम भी किए। इनके काम करने के तरीके और ईमानदारी को लोगों ने काफी पसंद किया, बट यहाँ पर इनके कुछ लोग अगेंस्ट भी थे, जिससे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। साथ ही इनके विपक्ष हमेशा इन पर कुछ ना कुछ ब्लेम्स लगाते ही रहते थे, जिससे विकास दिव्यकृति बहुत ज्यादा परेशान और चिंता में रहा करते थे। उनकी ईमानदारी से काम करने के बावजूद उन पर काफी सारे झूठे इल्जाम लगाए जाते थे और यही वजह थी कि पद संभालने के बाद इतनी आलोचनाओं के कारण होने वाली चिंताओं से वो बीमार रहने लगी थी। विकास दिव्यकृति जी ने अपना कई टाइम तक इलाज करवाया, मल्टीपल टेस्ट भी किए, बट पता नहीं चल पा रहा था कि आगे उन्हें ऐसा हुआ क्या है। आगे चलकर 1 साल तक तो वो ऐसे ही परेशान थे। देन उन्होंने न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया और उनको पता चला कि फिजिकली तो वो फिट है, बट आपको किसी तरह की एंजाइटी परेशान कर रही है। इसके बाद डॉक्टर ने सजेशन दिया कि 1 महीने तक वो अपने मोबाइल फोन से दूरी बना ले, जिससे उनकी कंडीशन काफी हद तक ठीक भी होने लग गई थी। इसके बाद विकास दिव्यकृति जी ने अपने आप को लेकर काफी सीरियस हो गए थे, बिकॉज उनके डॉक्टर ने भी कहा था कि अगर विकास जी ज्यादा एंजाइटी में रहेंगे तो दवाई के आदी हो जाएंगे। ये सब होने के बाद में विकास दिव्यकृति को ये बात समझ में आ गई थी कि अगर वो राजनीतिक से दूर नहीं हुए तो वो फिर कभी भी फिट नहीं हो सकते। ऐसे में अपनी सेहत को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। देन कुछ टाइम बाद में काफी हद तक वो ठीक भी हो गए थे एंड उन्होंने अपनी दवाइयों को लेना भी छोड़ दिया था। राजनीति के बारे में वो श्योर थे कि अब इसमें उनको नहीं जाना है। देन उन्होंने उन स्टूडेंट के लिए कुछ करने का सोचा जो स्टूडेंट फीस अफोर्ड नहीं कर सकते थे। काफ़ी सोचने के बाद 2017 में उन्होंने यूट्यूब पर 2 ऐसे चैनल ओपन किए थे जहां वो स्टूडेंट फ्री में पढ़ सके जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसके लिए यूट्यूब चैनल का नाम रखा था दृष्टि आईएएस और दूसरे चैनल का नाम रखा था दृष्टि आईएएस इंग्लिश, जहां से लाखों स्टूडेंट फ्री में यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे थे। विकास दिव्यकृति सर का टीचिंग प्रोसेस इतना ज़्यादा अच्छा है कि हर साल उनकी कोचिंग से एक स्टूडेंट आईएएस क्लियर ज़रूर करता है। उनके पढ़ाए हुए एक स्टूडेंट पर तो मूवी भी बन चुकी है, जिसको आपने शायद देखा ही होगा। मैं बात कर रही हूँ 12th फेल मूवी की, जो कि 27 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी। ये मूवी आईएएस ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा पर बनाई गई है और इनके आईएएस बनने में दिव्यकृति सर का बहुत बड़ा हाथ था, इसलिए मूवी में उनके भी कैरेक्टर को दिखाया गया है और दिव्यकृति सर ने अपने ही कैरेक्टर की एक्टिंग भी खुद ही की है। बट क्या आपको मालूम है कि इस छोटे से रोल के लिए भी उन्होंने कुछ नहीं लिया है। एक्चुअली उनको इस रोल के लिए लाखों रुपए ऑफर हुए थे, बट देन उन्होंने फ्री में करने को कहा। जब वो नहीं माने तो दक्षिणा के तौर पर उन्होंने 101 रुपए लिए थे। आईएएस स्टार्टिंग में हिंदी मीडियम स्टूडेंट पर ज़्यादा फोकस किया करता था, सो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा काम भी किया करते थे। 2011 में जब यूपीएससी सिविल सर्विस में एप्टीट्यूड टेस्ट को लागू किया गया था, तब विकास दिव्यकृति सर ने आंदोलन कर रहे स्टूडेंट के साथ कर रहे, क्योंकि वो मानते थे कि आज भी पेपर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही मौजूद है, इसलिए उन स्टूडेंट को प्रिपरेशन करने में काफ़ी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है जो हिंदी और दूसरे लैंग्वेज में पढ़ाई कर रहे हैं। उनके इसी सहयोग और यूनिक टीचिंग पर उन्होंने पॉपुलेशन हासिल करी थी और आज भी लगभग वो स्टूडेंट जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर नहीं भी कर रहे हैं, बट उनको विकास दिव्यकृति की बातें सुनना काफ़ी अच्छा लगता है। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर और सिंपल पर्सनैलिटी और शांत नेचर लोगों को काफ़ी पसंद है। स्टूडेंट घंटों बिना थके उनके लेक्चर्स को सुनते हो और आज की तारीख में ये दिल्ली का बेस्ट कोचिंग सेंटर भी बन चुका है। साथ ही दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल में आज की तारीख में 11.5 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है, जिसमें स्टूडेंट को यूपीएससी के टफ एग्जाम की तैयारी एकदम फ्री में करवाई जाती है।